संविधान, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। लेकिन मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूँ कि संविधान, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, इन शब्दों का यदि भारत में कोई जनक है तो वो हैं B.R. अम्बेडकर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सिहाबाज। हाजिर हूँ फिर से लेके एक शख्स की ज़बानी, एक शख्स का परिचय। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा B.R. अम्बेडकर के बारे में। B.R. अम्बेडकर भारत में फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जाने जाते हैं, संविधान के जनक। मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सैकड़ों दफ़ा तब्दील किया जा चुका है, जिसमें सैकड़ों अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात है B.R. अम्बेडकर में कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी B.R. अम्बेडकर आज भी रेलेवेंट है, आज भी इम्पॉर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। उन्हें समझने की कोशिश हम सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि B.R. अम्बेडकर वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। किसी शख्स को यदि समझना हो तो एक तरीका ये है कि आप उनके समकालीन, उनके कंटेम्परेनियस लोगों से बात करके उनके ज़िंदगी के और पहलुओं को समझो। मगर अफसोस ये हो नहीं सकता, उनके समकालीन लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन हमारे पास मौजूद हैं उनके द्वारा लिखे गए पत्र, उनके द्वारा लिखे गए एसेज, उनके द्वारा लिखे गए किताबें। तो मेरी ये कोशिश थी कि B.R. अम्बेडकर जी को उनकी किताबों के द्वारा समझा जाए। लेकिन मैं B.R. अम्बेडकर को एज अ पॉलिटिशियन, एज अ रिफॉर्मर, एज एन एडवोकेट, एज एन इकोनॉमिस्ट नहीं समझना चाहता। दीज वर द सेवरल हैट्स दैट ही डिड वेयर। मगर मैं समझना चाहता था B.R. अम्बेडकर जी को एज अ पर्सन, एज समबडी जिनकी ज़िंदगी की जो न्यूएंसेस हैं, जो इडियोसिंक्रेसीज हैं, वो सामने आए। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है और इसी पढ़ाई के शौक़ में मुझे पता लगा कि दो किताबें ऐसी हैं जो B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई हैं और जो बहुत पॉपुलर भी हैं। एक है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, और दूसरी है पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब जाहिर है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, ना ही सोशल रिफॉर्म को समझने में, मैं समझना चाहता था B.R. अम्बेडकर को, और उनकी लिखाई में B.R. अम्बेडकर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत परिचय मिलता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि B.R. अम्बेडकर जब अपने एक पहलू को रखते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं, तो उसके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके सामने रख देंगे। लेकिन यही नहीं, वो जिस शख्स का कटाक्ष कर रहे हैं, जिसके वो विरोध में लिख रहे हैं, उस शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी वो आपके सामने रखेंगे। इट इज़ अ वेरी रैशनल अप्रोच। एंड फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को फ्रॉम ऑल द एंगल्स 0 to 360 डिग्री घुमाएंगे, और फिर तुम्हें इट विल बी लाइक अ फ्लो स्टेट यू विल गेट इनटू। फॉर एग्जांपल, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में जब वो महात्मा गांधी का विरोध करते हैं, तो वो विरोध ऐसा नहीं है कि आप आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह तू मैं करके। उनका जो विरोध है, इट इज़ वेरी, इट शोज दैट B.R. अम्बेडकर वॉज, एंड आई बिलीव विल रिमेन इन आवर मेमोरी, like a true gentleman to his very core. इमेजिन एक इंसान किसी दूसरे शख्स का विरोध कर रहा है और वो कहता है ऐसे, एंड आई कोट, आई अप्रिशिएट ग्रेटली द ऑनर डन मी by the Mahatma in taking notice in his Harijan of the speech on caste which I had prepared for the Jat Path Todak Mandal. For perusal of his review of my speech, it is clear that the Mahatma completely dissents from the views I have expressed on the subjects of caste. I am not in the habit of entering into a controversy with my opponents unless there are special reasons which compel me to act otherwise. Had my opponent been some mean and obscure person, I would not have pursued him. But my opponent being the Mahatma himself, I feel I must attempt to meet the case to the contrary which he has sought to put forth. I mean, you think of the way he has articulated the entire paragraph, and I'm sure that he would not have taken this much of effort जितना मुझे बोलने में लग गया इसको. And the choice of words, the chronology, the syntax, it's so compellingly attractive that you are compelled to read it, and then not just read it, but you cannot understand it
in one go. So he had a certain charm to him. I mean, really, you see him as a person and you think यार एक शख्स दुनिया में अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा एक्टर हो सकता है, can be a good doctor and an engineer. But then when you think of B.R. Ambedkar, I think we as Indians should think of him like, beyond caste lines also. The beauty of his mind is beyond comprehension. मतलब ये जो तोहफा है ना, कुदरत की तरफ से हर किसी को नहीं मिलता कि कोई इंसान अच्छा इकोनॉमिस्ट भी हो, कोई इंसान अच्छा एडवोकेट भी हो, कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट हो कि वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का एक क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सके, और ना सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस करे बल्कि उसको एक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आर्टिकुलेट कर सके ताकि आम लोगों तक भी वो बात पहुंच सके, एंड इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर, डिवॉइड ऑफ बीइंग इमोशनल आउट ऑफ इट, तो वो अपना अगर पॉइंट रख रहे हैं तो ही डजंट गेट इमोशनल एंड ही डजंट गेट हाइपर अबाउट इट. दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, इवन इन 1945 जब बी आर अम्बेडकर पार्टीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो 1940 में, 1940 में पहली बार ये रेजोल्यूशन रखा गया कि देयर इज़ अ डिमांड फॉर पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली इट हैड टू हैव रिपरकशंस. लोग बहुत खिलाफ थे उसके. बट देन बी आर अम्बेडकर इज राइटिंग दिस इन 1945 एंड ही सेज दैट you have to think about this thing, the creation of Pakistan, beyond your constructs of nationalism and beyond your constructs of religion. उस टाइम पे when the topic of Pakistan came out, everybody was thinking in terms of religion. Everybody was thinking in terms of nationalism. But it was B.R. Ambedkar who actually had that rational approach in him. What are the financial aspects of bringing Pakistan into existence or not bringing Pakistan into existence? He was there openly saying this by means of writing a book, that you cannot ignore the idea of Pakistan. So, and he has dealt it very beautifully in his book. And when he writes this in his book, and I quote it from the book itself, ये बुक सम्यक प्रकाशन द्वारा पब्लिश्ड है, एंड पेज नंबर 29 पे बी आर अम्बेडकर सेज कि अपनी किताब के बारे में वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्या इससे हासिल होगा. तो वो कहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने किताब लिखी है तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि हो सकता है कि वो बायस्ड है. वो जो शख्स ये किताब लिख रहा है, मतलब बी आर अम्बेडकर खुद, हो सकता है कि वो बायस्ड है. तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं, द एम इज़ टू एक्सप्लेन एंड नॉट टू कन्वर्ट. It would, however, be pretense to say that I have no views on Pakistan. Views I have. Some of them are expressed, others may have to be gathered. Two things, however, may well be said about my views. In the first place, wherever they are expressed, they have been reasoned out. Secondly, whatever the views they have, certainly not the fixity of a popular prejudice. They are really thoughts and not views. In other words, I have an open mind, though not an empty mind. फिर the beauty begins here. तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि I have an open mind, और मेरे पास ख्याल है, necessarily opinions नहीं है. तो I have an open mind but not necessarily an empty mind. एंड फिर अगले जो मैं बोलूँगा अभी, इसी में उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने अपनी ही बात का एक कटाक्ष किया है. वो कहते हैं, they are really thoughts and not views. In other words, I have an open mind, though not an empty mind. A person with an open mind is always subject of congratulations. While this may be so, it must at the same time be realized that an open mind may also be an empty mind. And that such an open mind, if it is a happy condition, is also a very dangerous condition for a man to be in. A disaster may easily overtake a man with an empty mind. Such a person is like a ship without ballast and without a rudder. It can have no direction. It may float, but may also suffer a shipwreck against a rock for want of direction. While aiming to help the reader by placing before him all the material, relevant and important, the reader will find that I have not sought to impose my views on him.
I have placed before him both sides of the question and have left him to form his own opinion. And that is the genius of B.R. Ambedkar, when he does not convince you. He just keeps the facts in front of you. And it is an irony. Like Mahatma Gandhi ji ने एक बार कहा था, you take care of the facts, the case will take care of itself. And here B.R. Ambedkar has just simply put in the facts. Now, no doubt that B.R. Ambedkar was a person beyond his times, because the way that he has written he does his research and then presents it to the public. I mean, आज के वक्त में ही उनकी ये किताब पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक चैप्टर के टाइटल तुम देखो तो फर्स्ट पार्ट इज मुस्लिम केस फॉर पाकिस्तान. ओके, द सेकंड चैप्टर इज हिंदू केस अगेंस्ट पाकिस्तान. तीसरा चैप्टर है व्हाट इफ नॉट पाकिस्तान. एंड फोर्थ इज पाकिस्तान एंड द मलेज. सो all throughout the book you will not you are not buying someone's opinion. He is just a factoid placing before you the facts of the case, and he then leaves it up to you to go and decide for yourself. Zahira ki now this was written in 1945 and it's been a long time and we know how things have unfolded. But one thing is sure, that B.R. Ambedkar के बारे में हमें आज भी बहुत कुछ नहीं पता है. The reason is B.R. अम्बेडकर के बारे में एक और किताब लिखी गई है अक्षत सिंह राठौर के द्वारा, एंड जहाँ पे वो बताते हैं कि कैटेगोरिकली B.R. अम्बेडकर के लेटर्स को कोट करके कि B.R. अम्बेडकर का बर्थडे 14 अप्रैल को नहीं होता है. ऑलराइट, हम 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं. एंड उस किताब के पेज नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है, एंड आई कोट इट अगैन. ही सेज, ये लेटर B.R. अम्बेडकर लिख रहे हैं अपनी फियांसी को. Quote, you asked me why the 15th and not the 14th. The only thing in favor of the 14th is that it is my official date of birth. But no one can say that is my real date of birth. Different astrologers have given different dates as my birth dates. Some have given 14th April, others have given 17th April, others 15th May. There's also one more thing. When B.R. Ambedkar actually went to London School of Economics, that time is also not very clear. It is either 1919 or 1921. And so there are so many discrepancies about B.R. Ambedkar which we understand once we start reading about him. उनका तो ओरिजिनल नाम भी B.R. अम्बेडकर नहीं था. उनका असली नाम था भीवा अम्बा दावेकर. और भीवा अम्बा दावेकर से भीमराव अम्बेडकर का सफ़र 1891 से 1912 तक मुकम्मल हुआ. So you see, the more you read, the more you want to read, and the more you understand, the less you understand. So there is a lot of work to be done, and I hope by continuing to read B.R. Ambedkar in my quest to understand the man, his idiosyncrasies, his nuances, I hope I'll at least gain a little bit, a fraction of knowledge that he had. And that in itself would be an accomplished life. मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा थोड़ा और पढ़ के और इंटरेस्टिंग किस्से B.R. अम्बेडकर जी के बारे में लेके. In just a disclaimer, sometimes in this video I have said B.R. Ambedkar, sometimes I have said B.R. Ambedkar ji. It is just in the flow of it. I do not have a script that I'm reading, and neither am I making this video for a larger audience. I'm just making these videos so when I look back and reflect, I want to remember that at this point in time and space, I was reading B.R. Ambedkar, and as a facility of reference, these videos are made public. So if you get a chance, do buy this book. आकाश सिंह राठौर के द्वारा लिखी गई है. इसका टाइटल है बिकमिंग बाबा साहेब, बर्थ टू महाद. And I am not going to place any links in the description. It's up to you. It's entirely your choice. ये किताब उनके ऊपर लिखी गई है, एंड जो दूसरी किताबें हैं एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये B.R. अम्बेडकर द्वारा ओरिजिनल टेक्स्ट है. सो B.R. अम्बेडकर के बारे में आप जितना पढ़ते जाओगे ना, आपको उतना ही उनके समकालीन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा.
It is not just that you read B.R. Ambedkar and then you are done. अब बी आर अम्बेडकर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा वो गांधी जी के कितने विरोध में थे, फिर आपको गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो किताब है उसको पढ़ोगे तो आपको फिर जिन्ना को पढ़ना पड़ेगा। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट you might never reach the conclusion, but as long as you read, just enjoy the journey. Take good care of yourself. See you again. Bye bye.